सख्त लहजे में दक्ष को देखा और पूछा, क्या तुम स्वर्ग क्षेत्र के बारे में जानते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं जानता हूं। पश्चिमी ब्रह्मांड पर शासन करने वाला स्वर्ग क्षेत्र ही तो है। दक्ष की बातें सुनकर नुसरत ने अहंकार भरे लहजे में कहा, मैं सेनापति गोपेश का बेटा हूं। तुमने इस परिवार के एक सदस्य वैभव रॉय का नाम सुना ही होगा। मैं उनका चचेरा भाई हूं। दक्ष के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी दिख रही थी। दक्ष के चेहरे के भाव को देखकर नुसरत ने सोचा कि उसकी पहचान जानने के बाद सामने खड़ा आदमी डर गया है। नुसरत ने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मुझे बताओ, वो सुंदरी किस क्षेत्र से आती है? क्या तुम उसके दास हो? दक्ष ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं उसका पति हूं। इसके बावजूद भी तुम ये पूछ रहे हो? वाकई तुम एक लापरवाह इंसान हो। दक्ष के व्यवहार को देखकर नुसरत गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि दक्ष को अब सबक सिखाना चाहिए। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग कर दक्ष पर दबाव डालने की कोशिश की। वो दक्ष को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहता था। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन दक्ष हिला भी नहीं। उल्टे वो मुस्कुराते हुए नुसरत को देख रहा था। इसी दौरान दक्ष ने अपनी चंद्रहास तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके समय की गति को प्रभावित करने वाली तकनीक को सक्रिय कर दिया। अचानक दक्ष पर दबाव डालने वाले नुसरत को कमजोरी का एहसास हुआ। वो फौरन पीछे हट गया। उसका समूचा शरीर कांप रहा था। उसके पैरों में कमजोरी महसूस हो रही थी। नुसरत डर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए मेरा शरीर उस अनुकूल विकसित नहीं हो पाया है, या कोई अज्ञात समस्या उत्पन्न हो गई है? नुसरत जमीन पर बैठ गया। उसने खुद को सहज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें सक्षम नहीं हो रहा था। दक्ष ने एक ही झटके में उससे 100 साल छीन लिए थे। नुसरत के लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। दक्ष वापस परिणीता की दिशा में बढ़ने लगा। अपनी दिशा में दक्ष को आता देख परिणीता ने दक्ष से पूछा, क्या हुआ? दक्ष मुस्कुराने लगा। जब साथ में कोई सुंदर युवती हो तो ये सारी चीजें आती ही रहती हैं। उसने सोचा था कि मैं एक कमजोर और सामान्य व्यक्ति हूं। परिणीता ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या तुम्हें इस बात से नाराजगी है क्योंकि किसी सुंदर युवती ने तुम्हें अपना पति बताया? दक्ष ने परिणीता की दिशा में देखे बिना कहा, यदि वो सुंदर युवती तुम हो तो फिर नाराज कैसे हुआ जा सकता है? दक्ष और परिणीता तेजी से आगे बढ़ने लगे। नुसरत कुछ देर तक जमीन पर बैठा रहा। कुछ देर में उसकी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई। हालांकि वो डरा हुआ दिख रहा था क्योंकि अभी तक वो पता नहीं लगा सका कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो क्या था। दक्ष और परिणीता अभिलेख कक्ष के मुख्य द्वार पर पहुंच गए थे। उन दोनों का पीछा करते हुए नुसरत भी वहां पहुंच गया। अभिलेख कक्ष के मुख्य द्वार पर खड़े दर्शनाथ नामक एक योद्धा ने नुसरत को देखते ही अभिवादन किया। हालांकि नीले रंग की पोशाक पहने हुए दर्शनाथ ने नुसरत के अलावा किसी और योद्धा को एक बार देखना भी उचित नहीं समझा, जबकि नुसरत को देखते ही वो आगे बढ़ा और चापलूसी करते हुए बोला, वरिष्ठ नुसरत, मैं लंबे समय से आपका ही इंतजार कर रहा था। नुसरत एक शक्तिशाली परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए यह सब सामान्य था। युद्ध की दुनिया में हर कोई शक्तिशाली परिवार के सदस्यों के निकट जाना चाहता था, जिससे वो खुद के प्रभावशाली होने का दिखावा कर सके। नुसरत ने भी दर्शनाथ का अभिवादन किया और फिर उससे बात करना शुरू कर दिया। दर्शनाथ ने कहा, भाई नुसरत, आप गलत समय पर अभिलेख कक्ष में आए हैं। इस समय अभिलेख कक्ष का एक भी कक्ष खाली नहीं है। 7 दिन बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। 7 दिन? नुसरत की भौएं तन गई। कुछ देर सोचने के बाद दर्शनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे अभ्यास कक्ष में अगले 7 दिनों तक रह सकते हैं। अभिलेख कक्ष आने वाले लोगों में दक्ष, परिणीता और नुसरत के अलावा भी कई लोग थे। उन्होंने जब दर्शनाथ की बात सुनी तो वो तरह तरह की बातें करने लगे। 7 दिन बाद अभिलेख कक्ष खाली होगा? एक महिला योद्धा ने कहा, क्या हमें अगले 7 दिनों तक अभिलेख कक्ष के बाहर इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा? एक युवक ने कहा, मुझे अभिलेख कक्ष तक आने में 3 दिन लगे।
भारी मात्रा में मैंने बेशकीमती पत्थर खर्च किए, अब दोबारा मुझे इंतजार करना पड़ेगा। नुसरत भी गंभीर दिख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने परिणीता और दक्ष को ढूंढा और फौरन परिणीता के पास पहुंचा। उसने कहा, आपने सुना ही होगा कि अगले 7 दिनों तक अभिलेख कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब प्रवेश की अनुमति मिलेगी तो कुछ ही योद्धा अंदर जा पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको 1 महीने तक यहां इंतजार करना पड़ सकता है। फिर 1 महीने बाद ही मैं अभिलेख कक्ष में जाऊंगी। कहते हुए परिणीता ने दक्ष की कलाई को पकड़ लिया और दूसरी दिशा में जाने लगी। नुसरत ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मेरे होते हुए उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त अभिलेख कक्ष में रहते हैं, हम चाहें तो उनके अभ्यास कक्ष में रह सकते हैं। दर्शनाथ की नजर परिणीता पर पड़ी। परिणीता को घूंघट में देखकर दर्शनाथ समझ गया कि नुसरत क्या करना चाह रहा है। दर्शनाथ आगे बढ़ा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दर्शनाथ हूं। यदि आप लोग चाहें तो अगले 7 दिनों तक मेरे अभ्यास कक्ष में रह सकते हैं। परिणीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दर्शनाथ ने परिणीता को गौर से देखा और फिर अपनी बातें जारी रखी। अभिलेख कक्ष की एक खासियत है कि यहां दुनिया भर के शक्तिशाली और प्रतिभाशाली योद्धा इकट्ठा होते हैं और कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं जिसमें कई विषयों पर परिचर्चा होती है। कई बार तकनीकों के बारे में एक दूसरे से जानकारियां साझा की जाती हैं। कई संसाधनों का भी आदान प्रदान होता है। आप चाहें तो इस दौरान कई शक्तिशाली योद्धाओं से मित्रता भी कर सकते हैं। मैं इस बात से आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको इससे कई तरह के लाभ मिलेंगे। वैसे कुछ योद्धाओं को अतिरिक्त गतिविधियों में रुचि नहीं होती है। वो चाहें तो पुस्तक पढ़ने के लिए अभिलेख कक्ष के पुस्तकालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से सुनहरा अवसर माना जाएगा। दर्शनाथ की बातें सुनकर नुसरत के चेहरे पर संतोष का भाव था। उसने मुस्कुराते हुए दर्शनाथ को देखा, फिर दोनों की नजर परिणीता पर पड़ी। वो दोनों प्रेम महल भी वापस लौटना नहीं चाहते थे। केवल 7 दिनों की ही बात थी। वो दोनों प्रतीक्षा कर सकते थे। यदि दक्ष अभिलेख कक्ष में अभ्यास नहीं कर पाता तो भी उसके लिए सत्यार्थ महासागर जाना मुश्किल नहीं था। परिणीता स्पष्ट रूप से जानती थी कि नुसरत और दर्शनाथ क्या चाहते थे। वो दक्ष को लेकर दूसरी दिशा में बढ़ी और बातचीत करने लगी। परिणीता प्रेम महल वापस लौटना चाहती थी, लेकिन तभी दक्ष ने परिणीता को रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्रेम महल में हमारा एक मित्र भी है। दक्ष ने एक आध्यात्मिक संदेश भेजा और फिर परिणीता की बाहों में बाहें डाल वो अभिलेख कक्ष की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर दर्शनाथ की भौहें सिकुड़ गई। यदि नुसरत की जगह वो खुद होता तो किसी न किसी तरह परिणीता को अभिलेख कक्ष में लेकर आ जाता और दक्ष को उसे ना ले जाने देता। नुसरत भी गुस्से में था। वो परिणीता को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे कमजोरी महसूस हुई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो लंबे समय से बीमार हो। दर्शनाथ फौरन उसके पास पहुंचा और पूछा, भाई नुसरत, क्या हुआ आपको? नुसरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया और आध्यात्मिक साधना करने लगा। नुसरत की स्थिति देखकर परिणीता के मन में भी उत्सुकता पैदा हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, इसे क्या हुआ? दक्ष ने उसे नहीं बताया था कि नुसरत पर समय की गति को प्रभावित करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वो योद्धा इस समय कमजोर दिख रहा है। दक्ष ने कहने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने तेज आवाज में कहा ताकि नुसरत तक उसकी आवाज पहुंचे। यह सुनकर नुसरत गुस्से में लाल हो गया। कुछ देर की आध्यात्मिक साधना के बाद नुसरत एक बार फिर अपनी ताकत वापस पाने में कामयाब रहा। अब तक परिणीता के सामने वो अच्छा आदमी दिखना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने दक्ष को गुस्से से देखा। कम क्षमता वाले योद्धा ने उसका उपहास किया था, इसीलिए वो दक्ष को सबक सिखाना चाहता था। तभी वशीर वहां पहुंच गया। वशीर को देखते ही दर्शनाथ ने उसका अभिवादन किया। प्रणिपात अग्रज। वशीर को देखकर नुसरत ने भी अपना विचार बदल लिया और दक्ष पर हमला नहीं किया।
वशीर एक शक्तिशाली योद्धा था। योग्यता सूची में वो 17वें स्थान पर था। वशीर को वहां देखकर नुसरत और दर्शनाथ दोनों हैरान थे। वशीर ने मुस्कुराते हुए दोनों की दिशा में देखा और फिर अपनी निगाहें दक्ष और परिणीता की दिशा में फेर ली। दक्ष की पहचान की पुष्टि करते हुए वो आगे बढ़ा और कहा, भाई दक्ष, हम 6 महीने बाद मिल रहे हैं। तुम तो मुझसे मिलने कृतिनाथ पहाड़ी पर भी नहीं आए। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मैं अपने भाई वशीर को अगले कुछ दिनों तक परेशान करूंगा। वशीर ने हंसते हुए कहा, परेशान करना तो भाइयों का अधिकार होता है। यदि भाई परेशान ना करे तो अच्छा भी नहीं लगता है। परिणीता और दक्ष को लेकर वशीर अभिलेख कक्ष के अंदर चले गए। ये देखकर दर्शनाथ और नुसरत चौंक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को समझ नहीं आया कि वशीर जैसे शक्तिशाली योद्धा ने उस साधारण योद्धा से इतनी विनम्रतापूर्वक बातें क्यों की। दर्शनाथ ने गंभीर लहजे में पूछा, भाई नुसरत, वो दोनों कौन हैं? जिस व्यक्ति को बशीर इतना सम्मान दे रहा है उसके साथ सही तरीके से पेश ना आने के लिए नुसरत को अफसोस हो रहा था। इसके साथ साथ उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दर्शनाथ ने कहा, भाई नुसरत, मेरी सलाह मानो, सुंदरी का पीछा मत करना। यदि इस वजह से बशीर नाराज होता है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। नुसरत ने अपना सर हिलाया। हालांकि वो अब भी उस सुंदरी से प्रभावित दिख रहा था। दर्शनाथ ने कहा, एक और बात, अब से 5 दिन बाद अभिलेख कक्ष के द्वारा शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अपनी क्षमता को बेहतर कर उस प्रतियोगिता में भाग लें। शायद हम कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करने में कामयाब हो सके। नुसरत के चेहरे का भाव बदला। शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता प्रत्येक दशक में एक बार होती है। क्या सच में इसका आयोजन होने वाला है? दर्शनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह सच है। यही वजह है कि अगले 7 दिनों तक किसी भी योद्धा को अभिलेख कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। फिर वशीर उन दोनों को लेकर अंदर कैसे गया? नुसरत ने पूछा। दर्शनाथ ने कहा, उन दोनों को लेकर वशीर अभिलेख कक्ष में नहीं बल्कि कृतिनाथ पहाड़ी पर गया है। वो उसकी बहन की पहाड़ी है। दक्ष और परिणीता कृतिनाथ पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी पर भी शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता के बारे में वशीर बातें कर रहा था। वशीर ने कहा, भाई दक्ष, यह प्रतियोगिता प्रत्येक 10 सालों में आयोजित की जाती है। मेरी मानिए, यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस मौके को चूकने का मतलब है बहुत कुछ खोना।